आप इस वक्त? अपने साहब को बुला कर लाओ। आप? विद्या, मुझे अरुण से बात करनी है। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और आप काफी नशे में हैं। आप सुबह बात करिएगा। विद्या, मुझे अरुण से बात करनी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है। आप सुबह बात करिए। अरुण, बाहर निकलो। देखो अरुण, ये बहुत नशे में और सो गए विद्या। अरुण, मुझे तुमसे बात करनी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है। तुम हमारे लिए चाय कॉफी का इंतजाम करो, मेरे कमरे में चलते हैं। मुझे लगता है कि तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो। जब इस संगीन वारदात ने दस्तक दी, शराब के नशे में चूर एक शख्स एक घर में दाखिल होता है। वहां उसकी एक दूसरे शख्स से कुछ कहासुनी होती है और फिर आती है गोली चलने की आवाज। आप सोच रहे होंगे जुर्म की इस आहट में ऐसा क्या खास है? खास है, कई सवालों में उलझे इस मामले ने कानून की उस कड़ी को तोड़ा जिससे गुजरने के बाद ही उस जमाने में इंसाफ मिलता था। जी हां, यह आजादी के कुछ वर्षों बाद की वो वारदात है जिसने हमारे देश में इंसाफ के मायनों को नया आकार दिया। लेकिन क्या थी इस मामले के पीछे की कहानी? आखिर यह पूरा मामला हत्या जैसी संगीन वारदात तक कैसे पहुंचा? क्या थी अरुण और नवीन की कहानी? आखिर किसकी हत्या हुई और कौन बना हत्या का आरोपी? मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि मैं पूरी निष्पक्षता के साथ जूरी होने की जिम्मेदारियों का पालन करूंगा। आप सब लोग बैठ जाइए। एक आदमी की हत्या हुई और दूसरे आदमी पर पहले को जान से मारने का आरोप। इस केस में अपराध और बेगुनाही तय करने का बोझ समाज ने आपके कंधों पर डाला है। जूरी होने के नाते आप केवल तथ्य और प्रमाणों को ही महत्व देंगे और इस केस के दौरान उत्पन्न होने वाली अपनी निजी भावनाओं से प्रभावित नहीं होंगे। आने वाले 2 हफ्तों में आप सब अपने घर और अपने परिजनों से दूर सरकार द्वारा चुने हुए गेस्ट हाउस में रहेंगे कि इस केस के अवधि के दौरान आप कोई अखबार या किसी समाचार माध्यम का उपयोग नहीं करेंगे। यह केस उस जमाने का है जब हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई जज के साथ साथ आम जनता में से चुने लोगों की एक जूरी भी करती थी और उसके बाद इस जूरी की सलाह पर ही अपराध या बेगुनाही का निर्णय लिया जाता था। और यही प्रक्रिया इस केस को असाधारण बनाती है। लेकिन जिस वजह से यह केस आज भी कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है वो ये है कि यह केस हमारे देश के कानूनी इतिहास का आखिरी जूरी केस बना। अब सवाल यह उठता है कि यह केस किन कारणों से आखिरी जूरी केस था? इस केस में सरकारी पक्ष की दलील शेखर त्रिपाठी देंगे योर ऑनर और अभियुक्त पक्ष की दलील देंगे अरविंद गुप्ते। योर ऑनर, सरकारी पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ इन धाराओं के अंतर्गत मामला दायर किया है और आप कितनी सजा की मांग रख रहे हैं? योर ऑनर, सरकारी पक्ष आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत सजाए मौत की मांग करता है और सरकारी पक्ष जूरी के सामने यह साबित करेगा कि अभियुक्त ने एक पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया है। That's all, योर ऑनर। अभियुक्त पक्ष? योर ऑनर, बचाव पक्ष साबित करेगा कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। बचाव पक्ष मेरे मुवक्किल पर लगे इल्जामों को खारिज करने की मांग करता है। इस मुकदमे की कार्रवाई कल सुबह 9 बजे शुरू करेंगे। सुनीता देवी हाजिर हो।
सुनीता सबरवाल, आप एसीपी नवीन सबरवाल की पत्नी हैं। जी। कितने साल हुए आपकी शादी को? 14 साल। आप अरुण सैन को कैसे जानती हैं? हम तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। आपके पति और अरुण सैन के संबंध कैसे थे? वो अच्छे दोस्त थे। पिछली जनवरी को आपके पति की पोस्टिंग वापस पुणे में हुई थी। जी। क्या पुणे वापस आकर आप खुश थी? ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जल्दी से बर्तन कर दे और फिर कपड़े इस्त्री कर दे। तुम चाय पियोगे? नहीं मैम। आराम से बैठ जाओ, तब तक मैं बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो और दूध पी लो। अंबर जल्दी ये लो। 3 दिन से तुम्हारे सर का टिफिन भरा का भरा ही वापस आ रहा है। क्या खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है उन्हें? तुम भी अपनी बीवी के साथ ऐसा ही करते हो क्या? वो अपना आधा दिन किचन में बिताती होगी और तुम उसके साथ एक डिनर भी नहीं कर पाते होगे। ऐसी बात नहीं है मैम। अरे सुनीता, अरे मधुकर तुम आ गए? सर। सुनीता मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट कहीं रास्ते में कर लूंगा। नवीन, कम से कम बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट तो कर लिया करो। नियति, अंबर, पापा को बहुत जरूरी काम से जल्दी जल्दी आना है। ठीक है, तो पापा प्रॉमिस करता है कि आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कल करेंगे। ठीक है, बाय बेटा। बाय बाय। चलो मधुकर। नवीन, शाम को जल्दी आ जाना, मूवी टिकट्स ले रखी हैं। पक्का, प्रॉमिस। अरे ज्योति, देख तो सही फोन पे कौन है। जी मैडम। मैडम, साहब का फोन था, बोले कि घर नहीं आएंगे और आप और बच्चे फिल्म देखने चले जाएं। चौदह साल की शादी में 9 पोस्टिंग्स देखी है मैंने। पहले बहुत अच्छा लगता था, हर 2 साल में नए शहर में नए लोगों के बीच पुलिस वाले की बीवी होना। हर समय के साथ साथ हर नई पोस्टिंग अपने साथ नई मुश्किलें लाने लगी। बच्चे हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। शहर बदलते गए पर हालात नहीं बदले। पता ही नहीं चला कब ये खालीपन, अधूरापन मुझे इनसे दूर ले गया। आज नहीं सुनीता, मैं काफी थका हुआ हूं। क्या सिर्फ नाम बदल लेने से, बच्चों की मां बन जाने से, अपना घर चलाने से शादी पूरी होती है? मैं अकेली थी, मेरी अपनी जरूरतें थी और उन्हें पूरा करने वाला कोई नहीं था। अब पुणे में आने के बाद पहली बार अरुण से कब मिली थी? नवीन के कहने पर मैंने अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों के लिए एक गेट टुगेदर पार्टी रखी थी। अरुण को भी न्योता भेजा था। कई सालों बाद हम पहली बार उस पार्टी में मिले। अरे आप लोग सब अभी से ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, खाने में टाइम है। सुनीता प्लीज जल्दी। हाँ, 15 मिनट। ज्योति, खाना तैयार है? जी मैडम। एक काम करते हैं, तब तक के लिए हम लोग हाउसी खेले। चले आई हाउसी खेलते। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरुण, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी में सब आपको खोज रहे हैं। आप खोज रहे हैं तो छुपने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, और इस पूरी बोरिंग पार्टी में आपके अलावा छुपने की जगह और कहाँ मिलेगी? अरुण बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही जैसे कॉलेज में थे, नंबर 1 फ्लोर। वैसे क्या चल रहा है लाइफ में? क्या चल रहा है? फैमिली बिजनेस है, वही संभाल रहा हूँ। जया से मिली थी कुछ दिन पहले, वो बता रही थी कि आपने अभी तक शादी नहीं की। अब क्या करूं? जिसे मैं चाहता था उसे तो पुलिस वाला भगा के ले गया और मुझे उम्र कैद की सजा दे गया। अरुण शट अप। अरे अरुण, तू कब आया यार? अभी आया बस। हाँ, 2 मिनट। 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 2 मिनट।
अच्छा समझ गया। सुनीता को लाइन मार रहा है ना? मेरे बाप अब तो बख्श दे, तेरी कॉलेज वाली सुनीता नहीं मेरी बीवी है। यार हद करता है तू यार। सुनीता प्लीज जल्दी करो, और अरुण जल्दी आ, पार्टी में सब तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ अभी आता हूँ। मैडम वेटिंग फॉर यू। आ रही हूँ। जब आप पार्टी में अरुण से मिली थी तब आपको अंदाजा था कि वो आपसे क्या चाहता है? नहीं, और ना ही मुझे ये पता था कि मैं अरुण के बारे में क्या महसूस करूं। ये वाला नहीं, तो बीच वाला तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अरुण, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। तो बीच वाला सेट निकालेगा प्लीज। ये वाला? जी दीजिए दीजिए। कम लेट्स ट्राई। कम 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 जल्दी आओ। चलो 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 चलो। अच्छा पहले ये तो बताओ कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें विद्या याद है? आपकी बहन? उसका जन्मदिन आने वाला है, और अगर मैंने उसके लिए एक महंगा तोहफा नहीं लिया तो मुझे घर में खाना मिलना बंद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल झूठ, मैं नहीं मानती। जानती हूँ कि आप एक बहुत बड़े रईसजादे हैं, लेकिन ये हार बहुत ही महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, आप इस हार का बिल मेरे बिल के साथ जोड़ दीजिए और ये हार गिफ्ट रैप करके मैडम को दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप ऐसा ही करेंगे? अरुण प्लीज, मैं आपको मना कर रही हूँ ना। और मैं आपके मना को मना कर रहा हूँ ना, तो आप मेरी मना मानेंगे, इनकी मना नहीं। अरुण स्टॉप इट। ठीक है, आप इसका बिल मेरे नाम पर बना दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक। खर्चा करवा दिया ना मेरा। लेकिन ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। अरुण कम कम लेट्स ट्राई। आओ ना, आओ यहाँ पर, सामने देखो। अरुण से मिलकर मुझे लगा कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ, अब भी चाहने लायक हूँ। हाँ हाँ साहब, ठीक है साहब, मैं मेम साहब को बोल दूंगी। ठीक है साहब। मेम साहब का फोन आया था, वो बोल रहे हैं कि वो आज रात को नहीं आएंगे। हेलो। हाय सुनीता। अरुण, एक बात पूछनी थी। कल ज्वेलरी शॉप में मैंने अपनी बहन विद्या के लिए एक गिफ्ट खरीदा था, वो कि तुम्हारी बैग में तो नहीं चला गया? ओह, मैं भी चेक करती हूँ। हेलो, हाँ गलती से मेरे बैग में ही रह गया। क्या तुम वो गिफ्ट देने के लिए मेरे घर आ सकती हो? देखो मैं चाहता तो ड्राइवर भेज सकता हूँ, लेकिन कमबख्त कोई भी नहीं है इस वक्त घर पे। सो प्लीज अगर वो गिफ्ट देने तो मेरे पास आ सकती हो, मैं घर पर ही हूँ। ओके अरुण। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। पर अपने मन में शायद मैं वो सीमा पहले ही लांघ चुकी थी। कम ये सब क्या है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए। लेकिन अरुण। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेके आता हूँ। नो, वाइन की क्या जरूरत है? इट्स ओके। एक ग्लास? आखिर तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पे आई हो, एक ग्लास तो बनता है। वेट।
क्या हो? ये फूल कहाँ से लाए? महाबलेश्वर में हमारी काफी जमीन है और वहाँ कई सारी नर्सरीज हैं। ये सारे फूल वहीं के। ये है जसवंती, आओ देखो, सुंदर है ना? या और ये महाबलेश्वर का फेमस सनफ्लावर। आओ मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारे फूल से मिलवाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर आओ, इसे छू कर देखो कैसा है। ब्यूटीफुल। चलो तुम्हें एक और फ्लावर से मिलवाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना प्लीज। तुमने अपनी आंखें क्यों खोल ली? तुम्हें बोला था ना अपनी आंखें बंद करना। आंखें बंद करो। ऐसे फील करो, खूबसूरत है ना? ये सही नहीं है। जो चीज मन को ठीक लग रही है वो गलत कैसे हो सकती है? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे पास रहना चाहती हो। सच है ना ये? है ना? मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद अपने आप को रोक नहीं पाई और धारा के बहाव के साथ बहती चली गई। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके पति को आपके और उनके अफेयर के बारे में कब और कैसे पता चला? हमारा अफेयर खुद 4 महीने चला। नवीन ने मुझे बाद में बताया कि इंस्पेक्टर मधुकर ने हमें होटल लीडो की लॉबी में एक साथ देख लिया था। सर वो उधर। तुम बाहर वेट करो। जी। एक्सक्यूज मी। यस। अभी जो कपल आए थे उसमें इस औरत ने चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने किस नाम से रूम बुक कराया? मिस्टर अरुण सरीन, ये देखिए। मधुकर आओ। सर रात के 11 बज गए हैं, अब तक आप घर नहीं गए? दिन और रात का तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। तुम्हारी फैमिली भी तो तुम्हारा वेट कर रही होगी। तुम भी तो नहीं गए हो। जरा फाइल देने वाली। यस सर। बोलो काम क्या है मधुकर? सर आपको अपनी फैमिली लाइफ की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? मधुकर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, डरो मत। बताओ क्या बात है? आप किसी अरुण सरीन नाम के आदमी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। क्यों? मधुकर मैंने पूछा क्यों? आज से 4 दिन पहले मैं और मेरे एक कांस्टेबल ने होटल लीडो में अरुण सरीन और आपकी वाइफ को एक कमरा बुक करते हुए देखा। कमरा बुक करने के बाद दोनों कॉरिडोर की तरफ चले गए। कॉरिडोर में जाते समय अरुण सरीन का हाथ मैडम के कंधे पे था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गए हो क्या? आई एम सॉरी सर, बट मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ।
कांस्टेबल्स ने भी आपस में बात करनी शुरू कर दी। मैंने घर पर फोन किया था, तुम थी नहीं, कहीं बाहर गई थी? वो मैं जया के साथ शॉपिंग गई थी। बच्चों को खाना खिलाओ, मुझे भूख नहीं है। ये कब खरीदे? काफी टाइम हो गया खरीदे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पुलिस वाला हूं, पर अपने ही घर का ध्यान नहीं दे पा रहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारे और अरुण के अफेयर के बारे में। बोलो, जवाब दो मुझे। 4 महीने। तुम उससे मिलने उसके घर जाती थी, होटल में जाती थी, इस घर में भी लाई उसे, इस बेडरूम में। तुम मुझे जवाब दो। नवीन, stop it, नवीन। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने सुनीता, सब कुछ। चौदह साल की हमारी शादी, ये घर, ये परिवार। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, मुझ पर क्या बीतेगी, मेरे करियर का क्या होगा। आई लव यू सुनीता। इतने साल मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, और उसका ये सिला दिया तुमने मुझे। फिर मैं तुम पर अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। I can't even hit you. इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे। नवीन, क्या तुम अरुण से प्यार करने लगी हो? हाँ। क्या वो तुमसे शादी करके हमारे बच्चों को अपना नाम देगा? सुना आप लोगों ने? सुनीता की गवाही से साफ साबित होता है कि उसके और अरुण के अफेयर ने मेरे मुवक्किल को कितनी तकलीफ दी है। देखिए किस तरह से तोड़ कर रख दिया इसको। योर ऑनर, जैसे जैसे इस केस में गवाह बोलेंगे, मैं साबित कर दूंगा कि नवीन का अरुण को मारने का कोई इरादा नहीं था, और 25 नवंबर की रात को जो कुछ भी हुआ वो गंभीर और अचानक आए आवेश के चलते हुआ। डीसीपी सिंह, क्या 25 नवंबर की रात को एसीपी नवीन आपके घर पे आए थे? जी हाँ, रात के करीब 11:30 बजे नवीन मेरे घर पे आया और उसने मुझे उस रात की सारी घटनाएं बता डाली। इस वक्त? अपने साहब को बुला कर लाओ। आप? विद्या, मुझे अरुण से बात करनी है। आप सुबह बैठ। अरुण बाहर निकलो। देखो अरुण, ये बहुत नशे में। और अरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुझे हमेशा अपना दोस्त समझा, उसका भी लिहाज नहीं किया तूने। बैठ के बात करते। आज तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ बैठ। नहीं अरुण,
तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अरुण। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन गलती किसी एक की नहीं थी, इसमें 2 लोग शामिल थे। तो मुझसे बात करने से पहले तुझे सुनीता से बात कर लेनी चाहिए। सुनीता से बात करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो तुझसे प्यार करती है। तुझसे अरुण, मुझसे नहीं, तुझसे, तेरे से। अगर सुनीता ने ये ना कहा होता मैं यहाँ कभी नहीं आता, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा अपने बच्चों के लिए, सुनीता के लिए। एक बात बताना, सुनीता से शादी करेगा तो मेरे बच्चों को तू अपना नाम देगा? क्या बकवास कर रहा है नवीन? तू रात को 10 बजे मुझसे ये पूछने आया? तू मुझ पे हंस रहा है। क्या कर रहा है? तू मुझ पे हंस रहा है। क्या कर रहा है? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, मेरी बीवी के साथ खेलने के बाद तू मुझ पे हंस रहा है। अरे नवीन क्या कर रहा है यार? अब क्या तेरे बच्चों को अपने साथ लाद दूं? अरे तेरी बीवी है, तेरे बच्चे हैं, तू संभाल उन्हें। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है भाई। देख, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, ओके? तो बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी लेके आता हूं। अरुण, हाँ। क्या कर? नवीन तू नशे में है, तू बंदूक को नीचे रख। उसके बाद क्या हुआ? रात की घटना बयां करने के बाद नवीन भाई मेरे सामने सरेंडर कर दिया, और जिस पिस्तौल से उसने अरुण पे गोली चलाई थी वो ही मेरे हवाले कर दिया। नवीन सवारवाल हाजिर हो। नवीन सबरवाल जी, क्या आपके परिवार में, परिवार के बाहर, आपके दोस्तों में, पुलिस फोर्स में या आपको जानने वाले लोगों में ये बात पता चल चुकी थी कि आपकी बीवी के किसी गैर मर्द के साथ संबंध थे? हाँ। आप जब अरुण के घर पर गए थे तो अपनी सर्विस रिवॉल्वर साथ में लेके क्यों गए? मैं अपना रिवॉल्वर हरदम अपने साथ ही रखता हूँ। जब आप यूनिफॉर्म में नहीं होते हो तब भी? जी। नवीन जी, एक बात बताइए मुझे कि आपने अरुण को 2 बार गोली मारी, उसके कुछ देर बाद आपने तीसरी गोली भी उसको मारी। मुझे बताइए, आपको तीसरी गोली मारने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं उस वक्त बहुत नशे में था और काफी गुस्से में भी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। नवीन सबरवाल, आप बिल्कुल मत घबराइए और अदालत को साफ साफ बताइए, ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आपको अरुण सैन को मारना पड़ा? अरुण मेरा दोस्त था और सुनीता मेरी बीवी। मेरा दोस्त और मेरी बीवी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मेरे साथ। मैं तो बस अपने बच्चों और अपनी बीवी के भविष्य के बारे में सोच रहा था। और जब मैं अरुण से मिलने गया तो वो मुझ पर हंसने लगा। मेरी इज्जत के साथ खेलने के बाद वो मुझ पर हंसने लगा। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने जब इस केस का विवरण उस जमाने के मीडिया के हाथों लगा तो उन्होंने इसे जनता के सामने कुछ ऐसे प्रस्तुत किया कि नवीन रातों रात एक पब्लिक हीरो बन गया। अब जनता की नजरों में नवीन एक ईमानदार, इज्जतदार और देशभक्त पुलिस ऑफिसर था और मीडिया की बनाई छवि की बदौलत उसका यह जुर्म वाजिब प्रतिशोध के दायरे में आता था। वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि देश भर में लोग उसकी हार या जीत को अपनी हार या जीत समझने लगे। उसके समर्थन में लोगों के खत आने लगे। अदालत में उसकी जीत के लिए देश भर में पूजाएं और यज्ञ होने लगे और नवीन के नाम की चर्चाओं का बाजार गर्म रहने लगा। लेकिन क्या नवीन को अपराधी के बजाय हीरो मानने वाली ये सोच सही थी? यहां तक कि न्यायाधीश के निर्देश के बावजूद इस केस की जूरी भी खुद को इस माहौल से दूर नहीं रख पाई।
हद हो गई। अखबार पढ़ने के लिए मना किया गया था ना, लेकिन आप लोग भी। सर, नवीन को हर हाल में बरी होना चाहिए, क्योंकि एसीपी नवीन को मैं अपना हीरो मानता हूँ। बात बिल्कुल सही कह गया बेटा। और भाई जब पूरा भारत उसके साथ में है तो फिर हम उसको साथ क्यों नहीं दें? हाँ? 25 नवंबर की रात ये अरुण के घर उसकी हत्या करने के इरादे से नहीं गए थे, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों की इज्जत को बचाने के मकसद से गए थे। ये जो आदमी आपके सामने कटघरे में खड़ा है, ये कोई मुजरिम नहीं है और न ही कोई हत्यारा है। ये भी मेरे और आपकी तरह एक आम नागरिक है, जिसे अपनी बीवी और दोस्त दोनों से धोखा मिला। इसने जो भी किया अपने परिवार और बच्चों की इज्जत को बचाने के लिए किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। जूरी से अब निवेदन है कि वे जूरी रूम में जाएं और अपने सामने पेश की गई दलीलों और सबूतों पर ध्यान देते हुए आपस में विचार विमर्श करके अपराध या बेगुनाही पर अपनी सलाह दें। अगले 2 दिनों तक जूरी विचार विमर्श में लगी रही। और सोचने को है ही क्या? मेरे हिसाब से तो नवीन पूरी तरह निर्दोष है। सोचो उसके बच्चों पर क्या बीत रही होगी। अरे उन बेचारों का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? नवीन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और अरुण गरीबों का खून चूसने वाला अय्याश। और क्या करता नवीन? ये उसकी इज्जत का सवाल था। फिर भी भाई, यहाँ किसी आदमी की हत्या का सवाल है, उसे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। पैसे वालों को तो हमेशा इंसाफ मिल जाता है, मिडिल क्लास या किसी गरीब को कभी इंसाफ मिला है? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? जज साहब ने केस शुरू होते वक्त हम सबको कहा था कि हम सब सिर्फ प्रमाणों पर ध्यान देंगे, अपनी निजी जिंदगी पर नहीं। हाँ, हमारा काम सिर्फ प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना है। भाई मेरे हिसाब से तो इस तरह इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम लोग एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। और इस वोटिंग में जो जैसा चाहे वोट कर सकता है। जूरी ने अपना निर्णय ले लिया है। 8 में से 7 जूरर्स का यह मानना है कि अरुण सरीन की हत्या एक सुनियोजित इरादे के साथ नहीं की गई थी और जूरी एसीपी नवीन सबरवाल को अरुण सरीन की हत्या के मामले में पूरी तरह से निर्दोष पाती है। जूरी के इस मत की देश भर के समाचार पत्रों में सराहना की गई। आलम यह था कि देश भर में इस निर्णय पर खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन क्या यह इंसाफ था? क्या जनमत ही इंसाफ होता है? क्या अदालत जूरी के इस निर्णय को मानने के लिए कानूनन बाध्य थी? योर ऑनर, मैं आपकी सहमति से यह साबित करना चाहूंगा कि जूरी द्वारा दिया गया निर्णय एक गलत निर्णय था। आईपीसी के जिस सेक्शन के अंतर्गत यह मुकदमा चलाया जा रहा था, उस मुकदमे की अनदेखी की, सबूतों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी निजी भावनाओं के आधार के ऊपर अपना निर्णय दे दिया। योर ऑनर, मैं अब सुनीता सबरवाल को यहां पर बुलाना चाहूंगा। सुनीता जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपको अरुण की रेपुटेशन के बारे में पता था? क्या उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, वो एक अय्याश आदमी है, इसके बारे में आप जानती थी? अच्छा, अरुण ने आपसे कभी ये जताया या कभी कुछ वादा किया शादी का आपसे? नहीं। आपने कभी अरुण से शादी की बात की? हाँ। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? कि वो शादी नहीं करना चाहते। नवीन जी, क्या आपको अरुण के रेपुटेशन के बारे में पता था कि वो एक अय्याश किस्म का आदमी था और उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड थी वगैरह वगैरह? जी हाँ। तो मेरा ये कहना भी सही होगा कि ऐसा आदमी आपकी बीवी से शादी कर ले, इसकी संभावना काफी हद तक कम थी? कम थी। नवीन और अरुण रूम में जाने के कितने मिनट के बाद आपको गोलियों की आवाज सुनाई दी? यही कुछ
1-1.5 मिनट बाद। उस दौरान कुछ चिल्लाने की आवाज, मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा, ऐसी कोई आवाज सुनाई दी आपको? जी नहीं, कुछ नहीं। योर ऑनर, उस 1-1.5 मिनट के अंदर अरुण और नवीन के बीच में क्या बातें हुई थी, क्या कहासुनी हुई थी, इसका पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यह सच्चाई सिर्फ अरुण और नवीन ये दोनों ही जानते थे, और उसमें से एक आदमी अब इस दुनिया में ही नहीं है। योर ऑनर, सेशन कोर्ट में नवीन ने यह माना था कि वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ ही रखते थे, जब वो यूनिफॉर्म में नहीं होते थे तब भी। अब मैं एक एक करके डीसीपी सिंह, इंस्पेक्टर मधुकर और नवीन की नौकरानी ज्योति को बुलाना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, नवीन साहब जब यूनिफॉर्म में नहीं होते थे तब भी वो अपना सर्विस रिवॉल्वर साथ में रखते थे? जी नहीं। जब नवीन अपने यूनिफॉर्म में नहीं रहते थे क्या तब भी वो अपना सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ रखते थे? नहीं। नवीन जब अपने यूनिफॉर्म में नहीं होते थे तब भी वो अपना रिवॉल्वर साथ में ही रखते थे? नहीं जी नहीं। मैं बुरी तरह नशे में धुत था। योर ऑनर, नशे में धुत होना और सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन यानी कि अचानक से आवेश में आ जाना, इन दोनों चीजों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और डिफेंस का यह कहना है कि यह हत्या आवेश में आकर की गई है, जो कि एक सचेत और तेज प्रतिक्रिया है। अब डिफेंस या तो गुस्सा क्लेम करे या फिर नशा, दोनों एक साथ नहीं क्लेम कर सकता। नवीन जी, आप अपनी रिवॉल्वर साथ में क्यों लेके गए? मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं है। वहां पे मौजूद जो लोग थे उनका कहना था पहली 2 गोली और तीसरी गोली के बीच में 45 सेकंड का फर्क था। 45 सेकंड के फर्क के बाद आपने तीसरी गोली चलाई। तीसरी गोली आपने अरुण को क्यों मारी? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बताता हूं तीसरी गोली क्यों मारी। क्योंकि पहली 2 गोली मारने के बाद अरुण जिंदा था। इन्होंने वेट किया और फिर तीसरी गोली मारी ताकि इनका काम हो सके, जिस काम के लिए वो वहां गए थे, और वो काम था अरुण की हत्या। नहीं, ये सच नहीं है। 25 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ, जिसे एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, और इस दौरान एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लॉर्ड, अपराधी को इस अपराध की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। यह केस हाईकोर्ट में 3 महीनों तक चला, और इन 3 महीनों में मीडिया ने एक बार फिर से नवीन के लिए जन समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश की, और मीडिया के समर्थन के परिणाम स्वरूप एक समय पर 50,000 लोगों ने एक याचिका पर दस्तखत किए, जिसमें नवीन को बाइज्जत बरी किए जाने की बात की गई। लेकिन अदालत पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ, और आखिरकार 15 अक्टूबर 1955 को हाईकोर्ट ने इस केस में अपना निर्णय सुनाया। अभियुक्त पक्ष और सरकारी पक्ष की दलीलों सुनने के बाद और सेशन कोर्ट के दिए गए फैसले को एग्जामिन करने के बाद इस हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों में से 2 न्यायाधीशों का यह फैसला है, सेशन कोर्ट की जूरी द्वारा दिया गया फैसला न सिर्फ विकृत है बल्कि कानून की गरिमा के खिलाफ भी है, और इसलिए यह अदालत सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करती है। यह अदालत एसीपी नवीन सब्रवाल को अरुण सरीन की हत्या का दोषी मानती है, और इसलिए यह अदालत उन्हें 7 साल की सजा सुनाती है। हाईकोर्ट के 3 में से 2 जजेस ने नवीन को हत्या का दोषी पाया, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, क्योंकि अभियुक्त पक्ष के वकील पूरी तरह से यह साबित करने में सफल नहीं हुए कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, लेकिन इस केस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस केस का आखिरी अध्याय लिखा गया हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में। क्या आपको उम्मीद है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? सर हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है सर बताइए ना। मैडम बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? ये कोर्ट एसीपी नवीन सब्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करती है और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को सही मानती है। इसके साथ ये कोर्ट एसीपी नवीन सब्रवाल को दोषी पाती है और उनके कारावास की अवधि को कायम रखती है। सुनिए वकील साहब। बोलिए। थैंक यू मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए विद्या जी,
ये केस मैंने आपके भाई के लिए नहीं लड़ा, ये केस मैंने उस आदमी के लिए लड़ा जिसका प्लान वे से खून किया गया था। और वैसे मेरे अदालती करियर में मैंने कई सारे इंसान देखे कि जो दूसरों का घर उजाड़ने जाते हैं तो खुद भी बर्बाद होते हैं। चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के कानूनी गलियारों में आने वाले कई महीनों तक जूरी सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। जूरी सिस्टम के पक्ष विपक्ष में कई दलीलें रखी गई और इसी के साथ यह केस हमारे देश के कानूनी इतिहास का आखिरी जूरी केस बन गया। इंसाफ की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी उसकी निष्पक्षता का प्रतीक है, जो ये दर्शाती है कि कानून की नजरों में सब बराबर है, राजा हो या रंक, बलशाली हो या निर्बल, कि कानून किसी भी तरह की भावनाओं और पक्षपात से परे है। इस केस में कानून की इसी निष्पक्षता की परीक्षा हुई। जहां जनमत पूरी तरह से नवीन के साथ था, वहीं कानून की नजरों में वो एक अपराधी था। आखिरकार कानून की जीत हुई, अपराधी को उसके जुर्म की सजा मिली और पीड़ित को इंसाफ। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल सत्य कथा के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।